विश कन्या किस्त नंबर 13। बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकने लगीं। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कैरोलिन से सिर्फ कारोबारी ताल्लुक था। मुलाजिम जानते थे कि मैडम के किस किस से ताल्लुकात हैं। कैरोलिन की मौत के बारे में इन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। पुलिस का एक बहुत बड़ा ऑफिसर रघबीर सिंह सागा भी पहुंच गया था। उसने पूरी कोठी को अपनी तहवील में ले लिया। गैर मुतल्लिक लोगों से इस्तदाद की गई थी कि पुलिस के काम में मुदाखलत न करें। मुलाजमों को फ़ौरन ही हिरासत में ले लिया गया। रघबीर सिंह सागा के साथ थाने के इंचार्ज और 2 एसपी भी थे। मुलाजमों से बयानात दिए जाने लगे। लाशों को तहवील में ले लिया गया। पुलिस की निगरानी में लाशों के फ़ोटोग्राफ और आसपास के प्रिंट्स वगैरह लिए जाने लगे। मुलाजमों से मालूमात हासिल की गई तो पता चला कि ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी जो काबिल ज़िक्र हो। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। सारे काम सर अंजाम देने के बाद मुलाजिम अपने अपने क्वार्टरों में गए थे। उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं हो सका था कि ये वारदात कब और किस तरह हुई। तलाशी लेने के बाद ये बात सामने आ गई थी कि ये डाकाजनी की वारदात है और इस डाकाजनी में पहचाने जाने के खदशे के तहत कैरोलिन और हसन शाह को कत्ल कर दिया गया है। तो चोरियां खाली पड़ी थी। बहुत सी कीमती अशिया गायब थी। इसके बाद रघबीर सिंह सागा ने सतरानी की जानिब रुख किया और एक मुलाजिम से पूछा, ये कौन है लड़की? महाराज, ये सतरानी है, 7 रियासतों की रानी। सागा जी ने अपने तौर पर मजाक करने की कोशिश फरमाई। नहीं महाराज, सतरानी। मैंने तुमसे पूछा था कि ये लड़की है कौन? ये कैरोलिन जी की मुँह बोली बेटी हैं। उनकी मॉडल भी हैं, यहीं रहती हैं। वो इनका तीसरा कमरा है। अच्छा, वेरी गुड। तो आप मॉडल हैं। खैर, शक्ल से तो वाकई 7 रियासतों की रानी ही लगती हैं। सतरानी के अलावा और क्या नाम है आपका? रघबीर सिंह ने सतरानी के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, लेकिन सतरानी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि इसके अलावा भी कोई नाम है आपका? क्या कैरोलिन जी ने आपका ये नाम रखा है? सतरानी ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोश खड़ी हुई थी। रघबीर सिंह ने एक मातहत एसपी की तरफ देखा और बोला, ज़रा मालूमात करो, क्या ये लड़की गूंगी है या बहरी है? मेरे सवाल इसके कानों तक नहीं पहुंच रहे। एसपी ने सतरानी को घूरते हुए कहा, सर तुमसे सवाल कर रहे हैं ना, जवाब दो। मुझे कुछ नहीं मालूम, सतरानी ने कहा और मुड़कर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। एसपी ने रघबीर सिंह की जानिब देखा। रघबीर सिंह गुस्से से बाल खा रहा था। उसने एसपी से कहा, इसे उठाकर गाड़ी में डाल लो और ले जाओ इसे। दोनों एसपी आगे बढ़े। उन्होंने सतरानी को दोनों तरफ से बाजुओं से पकड़ लिया। सतरानी ने एक निगाह एसपी की तरफ डाली और नजरें झुका लीं। दूसरा एसपी से आगे धुकेल रहा था। कुछ देर के बाद सतरानी को पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया गया और पुलिस वाले मजीद जगहों का जायजा लेने लगे। काफ़ी देर की काविश के बाद रघबीर सिंह ने पुलिस के अफसरान को हदायत जारी की और इसके बाद वापस चल पड़ा। सतरानी को पुलिस हेड ऑफिस में ले जाया गया था। वो खामोश थी, इसकी निगाहें झुकी हुई थीं। इस केस को डाकाजनी का केस करार दिया गया था और पुलिस के बहुत से अफराद तफ्तीशी कामों करने में मसरूफ़ हो गए थे। ये इतला जंगल की आग की तरह फैल गई। कैरोलिन बहरहाल एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत थी। सतिया जी से तो राब्ता कायम नहीं हो सका था किसी का, लेकिन काशीनाथ वर्मा को कैरोलिन और हसन शाह के कत्ल की खबर मिल गई और वर्मा बेचैन हो गया। इसने इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात हासिल की तो पता चला कि कैरोलिन के हाँ डाकाजनी की वारदात हुई है और शायद मज़ाहमत की कोशिश करते हुए कैरोलिन और हसन शाह को मौत के घाट उतार दिया गया है। काशीनाथ वर्मा ने खास तौर से सतरानी के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो पता चला कि सतरानी पुलिस हेडक्वार्टर में रघबीर सिंह की कैद में है। काशीनाथ वर्मा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने फौरन अपने पीए के जरिए रघबीर नाथ सागा से बात करने का हुक्म दिया। राब्ता कायम होने पर उसने कहा, रघबीर नाथ, मैं मिनिस्टर काशीनाथ बोल रहा हूँ। यस सर, यस सर। कैरोलिन और हसन शाह के कत्ल की इत्तला मुझे मिल चुकी है। जिस लड़की को तुम उनके घर से गिरफ्तार करके लाए हो, इसे लेकर फ़ौरन मेरे पास मेरे घर पहुँच जाओ। इससे मेरा गहरा राब्ता है। सर वो रघबीर नाथ, बाकी सारी बातें यहाँ आकर करना। जितने अहम काम हो सब छोड़ दो। कहाँ रखा है तुमने इसे? क्या लाकअप में? जी सर, वो असल में। फ़ौरन निकालो इसे और लेकर मेरे पास आ जाओ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और जानते हो कि देर होने का नतीजा क्या निकलेगा। यस सर, जानता हूँ, मैं इसे लेकर आ रहा हूँ, रघबीर नाथ सागा ने कहा और इसके बाद काशीनाथ ने फ़ोन बंद कर दिया। वो गहरे गौर और फिक्र में डूब गया था और फिर अचानक उसे कैरोलिन के अल्फाज याद आए। कैरोलिन ने उसे कुछ ऐसी बातें बताई थी जिनका ताल्लुक सत्यजीत कुमार से था। कैरोलिन ने कहा था कि सत्यजीत कुमार ने सतरानी को मांगा है और कैरोलिन को धमकियां दी हैं कि अगर इसने सत्यजीत की बात ना मानी तो वो इसे बर्बाद कर देगा। अचानक ही काशीनाथ वर्मा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसके मुंह से निकला, अरे एक तीर से 2 शिकार हो गए, मज़ा आ जाएगा। और हो सकता है कि ये किया धरा सत्यजीत का ही हो। ज़बरदस्त। अगर सत्यजीत ने ऐसा किया
नहीं है, तब भी अखबारात के लिए ये कहानी बहुत दिलचस्प होगी कि महाराज सत्याजीत कुमार एक लड़की पर आशिक हो गए। उन्होंने डाके की वारदात का नाटक रचाकर कैरोलिन और हसन शाह को रस्ते से हटा दिया। मज़ा आ जाएगा, जान बचाना मुश्किल हो जाएगी इन लोगों को। बहरहाल वो इंतज़ार करते रहे। कुछ देर के बाद इत्तला मिली कि पुलिस कमिश्नर रघबीर साका आया है। काशीनाथ वर्मा ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। उन्होंने मुलाजिम से मालूम कर लिया था कि सतरानी भी उसके साथ है। कुछ देर के बाद ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। रघबीर सिंह सागा ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। सतरानी उसी तरह बैठी रही। उसका चेहरा सपाट था और वह माहौल से बेताल्लुक नजर आ रही थी। बैठिए सागा जी, कैसे हैं आप? कैरोलिन के कत्ल का हमें अफसोस है। बड़ी अच्छी औरत थी, हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात थे उससे। अफसोस, थोड़ी सी गलती हमसे भी हो गई। खैर, आप हमें उसके कत्ल की तफसील बताइए। डाका देने की वारदात है वर्मा जी, शायद वो मज़ाहमत करते हुए मारी गई। हमें शोभा है, काशीनाथ जी ने कहा। रघबीर नाथ चौंक पड़ा, फिर बोला, समझा नहीं सर। समझाएंगे, आप तफ्तीश तो कर रहे हो ना? जी सर, असल में कैरोलिन बेचारी कुछ अरसे से परेशान थी। उसे अपनी ज़िंदगी का खतरा था। ये लड़की सिर्फ उसकी मॉडल नहीं बल्कि मुंह बोली बेटी भी है। उसने कहा था कि काशीनाथ जी, हो सकता है मैं जीती ना रह सकूं। आप मुझसे वादा करें कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस लड़की को आप अपनी पनाह में ले लेंगे। उसका हदशा ठीक निकला। आपके ख्याल में यह सिर्फ डाका देने की वारदात नहीं है? रघबीर सिंह ने परेशानी से पूछा। दावा कैसे कर सकता हूँ, ये तो आप ही मुझे बताएंगे। अलबत्ता सतरानी को आप मेरे पास छोड़ जाएं, मैं इसकी हर तरह से ज़मानत लेता हूँ। जी, जैसा आप पसंद करें। सागा जी ने गर्दन खम करके कहा। सतरानी इस पूरी गुफ्तगू के दौरान लाताल्लुक़ ही रही थी। रघबीर सिंह जब इसे छोड़कर चला गया तो भी इसने कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था। काशीनाथ ने सतरानी को देखा। ये घर आपका है देवी जी, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। सत्याजीत कुमार को सारी रिपोर्टें मिल रही थी। वो बहुत खुश था। खालिस सियासी आदमी था। उस किसी की ज़िंदगी और मौत उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। अपने मुफाद के लिए न जाने क्या कुछ कर चुका था। कैरोलिन बेशक ज़माना साज थी, लेकिन इस तरह के जोड़ तोड़ नहीं जानती थी। सत्याजीत की बात मान लेती तो खेल ही बदल जाता, लेकिन उसने अपने दफा की कोशिश की और ज़िंदगी खो बैठी। इस वक्त भी बंसल की आमद की खबर सुनकर सत्याजीत ने उसे अपने कमरे में कमरा खास में बुलवा लिया। बंसल ने आकर सत्याजीत के पाँव छुए थे। हाँ बंसल, क्या खबर है? वो काशीनाथ वर्मा की कोठी पहुंच गई है। कैसे? पुलिस कमिश्नर रघबीर सिंह सागा खुद उसे लेकर काशीनाथ की कोठी पहुंचा है और फिर वो अकेला वापस आया है। काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं बंसल, हम उसे अपनी खुशनसीबी समझते हैं। हमारा ख्याल था अभी इस काम में काफ़ी समय लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात है। अब देखो कब हमें काशीनाथ जी के बारे में कोई अच्छी खबर मिलती है। जी महाराज, बंसल ने आजिज़ी से कहा। हाँ बंसल, कैरोलिन की तिजोरियों से जो कुछ मिला है इसका तुमने क्या किया? सब कुछ हेत राम जी के पास जमा करवा दिया है। ठीक है, हम खजांची साहब से कह देते हैं कि आधा वो तुम्हें दे दें। तुम इसमें से जिस तरह चाहो अपने आदमियों को हिस्सा दे देना। जी महाराज, आप ही का दिया खाते हैं। और कोई काम है हमसे? नहीं महाराज, बस यही खबर देने आए थे, बंसल ने कहा और दोनों हाथ झुकाकर फिर बाहर निकल गया। काशीनाथ ने 2 दिन इंतज़ार किया सतरानी के लिए। उन्होंने ज़बरदस्त इंतज़ामात किए थे और इसे वाकई रानियों की तरह रखा था। सतरानी भी खुश नज़र आ रही थी। उसने एक बार भी कैरोलिन या हसन शाह का तज़किरा नहीं किया था। इस वक्त काशीनाथ जी अपनी कोठी की खुली छत पर इसके सामने बैठे थे। उन्होंने बेहतरीन लिबास पहना हुआ था, बेहतरीन खुशबू लगाई हुई थी। अपनी साइज़ से वो अपनी उम्र से 15 साल छोटे नज़र आ रहे थे। सतरानी भी एक खूबसूरत लिबास में थी। ये कीमती लिबास काशीनाथ जी ने उसे मुहैया किया था। आप यहाँ खुश हैं रानी जी? काशीनाथ ने कहा। पता नहीं, मेरा मतलब है आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, आप 2 दिन से मेरी मेहमान हैं, मगर आपने अभी तक अपने मन की कोई बात नहीं की। मेरे मन में कोई बात नहीं है। आपको कैरोलिन जी की मौत का दुख है? काशीनाथ ने पूछा। सतरानी सोच में डूब गई, फिर बोली, नहीं। काशीनाथ हैरान रह गया। उसने सतरानी को ताज्जुब से देखते हुए कहा, क्यों? मेरा मतलब है कि आपके साथ उसका रवैया अच्छा नहीं था। सतरानी ने गहरी सांस लेकर बोली, मैं आपको बताऊं, मुझे दुख तकलीफ या खुशी के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने बाबा बजरंगी के साथ संसार देखा है। बाबा बजरंगी ने जो कुछ कहा उसे माना। जितना उसने मुझे बताया बस इतना ही जानती हूँ और कुछ नहीं। अरे, ये बाबा बजरंगी कौन है और कहाँ है? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं बस बाबा बजरंगी के साथ ही समय बिताती रही हूँ। हम जहाँ थे वहाँ से निकलने के बाद न जाने कहाँ कहाँ गए। जो कुछ किया बाबा बजरंगी ने किया, फिर वो खो गया।
मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ, वो आ जाए तो मुझे बताएगा कि अब क्या करना है। कैरोलीन और हसन शाह बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। आप भी बहुत अच्छे हैं। कैरोलीन और हसन शाह के साथ जो कुछ हुआ मुझे नहीं मालूम क्यों हुआ। संसार के बादशाह के बारे में अभी मुझे सब कुछ नहीं मालूम। मैं उन्हें जान रही हूँ, जान गई तो सोचूंगी कि दुख क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है। अभी तो सब कुछ सीख रही हूँ। काशीनाथ एक लम्हे के लिए गुमसुम हो गया था। सतरानी का हुस्न देखकर उसने ऐसे अप्सरा कहा था, कहीं सचमुच ही वो आकाश से उतरी हुई कोई अनोखी आत्मा तो नहीं। उसके हुस्न में जो खास बात थी वो यही थी कि वो संसार में अनोखी लगती थी। कुछ देर तक वो खामोशी से उसे देखते रहे, फिर अपने मूड में वापस आ गए। सतरानी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं चाहता हूँ कि जीवन भर तुम्हारे साथ रहूँ। तुम्हारे बजरंगी बाबा खो गए हैं, वो मिल जाएंगे। मैं कैरोलिन जी के नौकरों से मालूमात हासिल करूँगा कि कैरोलिन ने बजरंगी बाबा को कहाँ भेजा है। वो जहाँ भी गए हैं मैं उन्हें वहाँ से बुलवा लूँगा। सतरानी, मैं तुम्हारे मन में जगह चाहता हूँ, तुम अपने मन में मेरे लिए जगह बनाओ। इलेक्शन आने वाले हैं, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा। सतरानी, तुम हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत बन जाओगी। मैं तुम्हें सारे संसार का दौरा करवाऊँगा, बस तुम मुझे अपने दिल में जगह दे दो। सतरानी ने हैरान निगाहों से काशीनाथ को देखा और फिर बोली, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मेरी समझ में नहीं आती। मन में जगह कैसे दी जाती है, मुझे इस बारे में बताइए, वरना मैं खुद सोचूंगी। हरे राम, तुम तो सचमुच आकाश से उतरी हुई मालूम होती हो, काशीनाथ ने खुशी से झूमते हुए कहा। अब तक की बातों से उन्होंने महसूस किया था कि सतरानी ने उनके लिए नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया था। अलबत्ता ये ज़रूर सोचा था उन्होंने कि कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे सतरानी का दिल खराब हो। इस रात वो इसके बारे में सोचते रहे। फिर इन्हें दूसरे दिन सत्याजीत कुमार का ख्याल आया। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। सत्याजीत कुमार को उन्होंने फ़ोन किया था और सत्याजीत कुमार ने, जो इस फ़ोन का इंतज़ार ही कर रहा था, फ़ौरन ही फ़ोन रिसीवर कर लिया था। महाराज, आज हम कैसे याद आ गए? आपको भूलता कौन है सत्याजीत जी? आप तो हमारे इन दोस्तों में से हैं जिनका ख्याल हर वक्त हमारे मन में रहता है। अब ये अलग बात है कि इस ख्याल के साथ अपनी हिफाजत भी करनी पड़ती है। काशीनाथ ने कहा और ज़ोर से हंस पड़े। अच्छे दोस्त हैं आप काशीनाथ जी, रात का खाना हमारे साथ खा लें, कैसा रहेगा? दोस्त है, इनकार कैसे कर सकते हैं, पर ज़रा ख्याल रखिएगा, हर नवाला आपको पहले चखना होगा। सत्याजीत कुमार बोला। काशीनाथ हंस पड़े। फिर उन्होंने कहा, नहीं सत्याजीत महाराज, आप बिला वजह ही वजीर नहीं बन गए। इतनी राजनीति तो आती है कि अगर दुश्मन को मारना हो तो अपने घर पर ना मारा जाए ताकि शबा हम पर ना आए। फिर आप हमारे दुश्मन तो नहीं हैं, दोस्त हैं, गैर दोस्त हैं, काशीनाथ जी ने कहा। सत्याजीत हंसने लगा, फिर बोला, आप इतने प्रेम से बुला रहे हैं तो हाजिरी देंगे। 8:30 बजे तक पहुंच जाइए। समय निकालेंगे ना आप? कहाँ ना, दोस्त बुलाएंगे और हम ना जाए, फिर आ जाइए। 8:30 बजे हम आपका इंतज़ार करेंगे। ठीक 8:30 बजे सत्याजीत कुमार काशीनाथ वर्मा की कोठी पहुंच गया। वर्मा जी ने सतरानी के साथ सत्याजीत का कुमार का स्वागत किया था, लेकिन एक हैरानकुन बात हुई। सतरानी ने सत्याजीत कुमार को देखा तो जल्दी से आगे बढ़ी और उनको सीने से लग गई। काशीनाथ वर्मा शशतर रह गया था। सत्याजीत कुमार को भी हैरत हुई थी। बहरहाल इसने बादल न खास था। सतरानी का सर थपथपाया और बोला, कैसी हो सतरानी? ठीक हूँ, सतरानी ने एक सर खुशी के आलम में कहा। काशीनाथ को ये सब बहुत बुरा लगा था। वो तो सत्याजीत कुमार को सरप्राइज देना चाहते थे, सतरानी के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन सतरानी का सत्याजीत कुमार से इस तरह मिलना उन्हें सख्त नागवार गुजरा था। अतः वो मुस्कुराकर बोले, अरे वाह, आप हमारी रानी जी के बारे में जानते हैं, ये तो बड़ी हैरत की बात है। हाँ, सतरानी आपके पास है, ये हमें नहीं मालूम था। वैसे एक बहुत अच्छी दोस्त हमसे बिछड़ गई है जिसका नाम कैरोलिन था। हम इन दिनों बहुत मसरूफ़ थे कि हमें बहुत देर से कैरोलिन की मौत की खबर मिली। आइए, अंदर आइए। काशीनाथ जी ने अपने खूबसूरत ड्राइंग रूम में सतरानी और सत्याजीत कुमार को बैठने की पेशकश करते हुए कहा, फिर खुद भी एक सोफे पर बैठ गए। हाँ, बेचारी कैरोलिन एक हादसे में मारी गई। बड़ी दुख बड़ी बात है कि हम ऐसे हादसों को रोक नहीं सकते। कामबख्त डाकू थोड़ी सी रकम के लिए ऐसी ऐसी शख्सियतों को हमसे जुदा कर देते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कैरोलिन जी को मज़ामत नहीं करनी चाहिए थी, पर इंसान मेहनत की कमाई को कैसे लूटते हुए देख सकता है। आप क्या कहते हैं सत्याजीत जी? मैं क्या कहूँगा, जो तजुर्बा आपका है वो मेरा तो नहीं हो सकता काशीनाथ जी। काशीनाथ हंसने लगा। वो सारी बातें एक साथ ही नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर आने वाले इलेक्शनों के बारे में बातें होती रही। दोनों सियासतदान एक दूसरे को मुस्तकबिल की पेशकश कर रहे थे। दोनों ही इस जगह आना चाहते थे जहाँ एक दूसरे पर हाकमियत कायम हो सके। दोनों ही अपने आप को बराबर का हरीफ समझते थे। सतरानी की खामोशी से इन दोनों की बातें सुनती रही, दोनों के चेहरे देखती रही। अगर इस वक्त कोई इसकी आंखों को गौर से देख लेता तो हैरान रह जाता। यूं लग रहा था जैसे सतरानी उनकी सारी बातें सुन ही नहीं, समझ भी रही हो और इन बातों को अपने ज़हन में बिठाती जा रही हो। खाने की मेज़ पर भी बातें जा रही थीं।
बात वही कैरोलिन की आ जाती है। अच्छा एक बात बताइए सत्याजीत जी, आप जिस तरह सत्यनारायण से मिले हैं तो इसका मतलब है आप कैरोलिन के आसपास रहे हैं। काशी ना जाने क्या कहना चाहता था। कहते रहिए मैं सुन रहा हूँ। मेरा मतलब ये था कि आप बजरंगी को तो जानते होंगे। बजरंगी के नाम पर सत्यनारायण ने चौंक कर इन दोनों को देखा और भीड़ खाने में मसरूफ़ हो गई। हाँ, कैरोलिन जी ने बताया था थोड़ा बहुत बजरंगी के बारे में, लेकिन बजरंगी का कुछ पता नहीं चल सका है कहाँ गया। हाँ, मुझे भी नहीं मिल सका। लेकिन काशीनाथ जी आप ये बताइए आप सत्यनारायण को अपने साथ कैसे ले आए। भाई, कैरोलिन जी ने एक बार खुद कहा था कि अगर मैं उसे अपनी पनाह में ले लूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। असल में उसे कुछ लोगों से खतरा था। खतरा? हाँ, माफ़ कीजिएगा, इन लोगों के नाम क्या बताऊँ मैं आपको। अलबत्ता सत्याजीत, हम बड़े दोस्ती के दावे कर चुके हैं। आप एक बात बताइए। जी कहिए। क्या वाकई कैरोलिन जी के यहाँ डाका पड़ा था? काशीनाथ ने चुपता हुआ सवाल किया, लेकिन सत्याजीत ने अपने आप को संभाल लिया और बोला, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अखबारों में तो यही खबर आई है। अखबारों को छोड़िए, ये बात हमने मान ली है कि आप गुरु हैं। एक दफ़ा कैरोलिन ने हमसे कहा था कि आप सतरानी को उससे लेना चाहते हैं। कैरोलिन ने हमसे दरख्वास्त की थी कि हम सतरानी को अपनी पनाह में ले लें। आपने शायद उससे कहा था कि वो उसे मॉडल ना बनाए, क्या समझे। बड़े गुरु आप हैं काशीनाथ जी, कोई मौका नहीं छोड़ते आप वार करने का। आप शायद ये कहना चाहते हैं कि चूंकि हम सतरानी को कैरोलिन से मांग रहे थे इसलिए हमने उनको रास्ते से हटा दिया। काशीनाथ हंसने लगा था। उसने गिलास उठाकर पानी के 2-3 घूंट लिए और गिलास वापस रख दिया। सत्याजीत उसके बराबर ही बैठा हुआ था। उसने गहरी निगाहों से काशीनाथ के इस अमल का जायजा लिया था। उसके बराबर सतरानी बैठी थी और ये भी हैरानकुन बात थी कि सतरानी ने भी अपने गिलास से थोड़ा सा पानी पिया था। सत्याजीत कुमार के हाथ लड़सने लगे, उसका सांस फूलने लगा। एक ख्याल तेजी से उसके जहन में आया और उसने इस पर अमल करने का फैसला कर लिया। चुनांचे उसने अपने सामने रखी हुई डिश की तरफ इशारा किया और मुलाजिम जो सर्विस कर रहे थे उन्होंने फ़ौरन डिश उठाकर सत्याजीत कुमार की तरफ बढ़ा दी। सत्याजीत कुमार ने इस डिश में से थोड़ी सी तरकारी निकालकर अपनी प्लेट में डाली और प्लेट रखते हुए उसने अपना काम दिखा दिया। इंतहाई बड़क रफ्तारी और महारत के साथ उसने काशीनाथ वर्मा और सतरानी के गिलास तब्दील कर दिए थे। किसी को ज़रा बराबर एहसास नहीं हो सका था। सत्याजीत कुमार खाने में मसरूफ़ हो गया। फिर इसने कहा, बड़े अजीब हैं आप काशीनाथ वर्मा जी, दोस्तों की तरह बुलाते हैं और चुपके से दुश्मनी काट डालते हैं। नहीं, ये बात नहीं है सत्याजीत कुमार। असल में कि इस केस की तफ्तीश रघुवीर सिंह सागा जी कर रहे हैं। वो ज़हीन आदमी और सतरानी के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। हमने उनसे कहा कि कैरोलिन ने सतरानी को हमारे हवाले करने की बात की थी। आप इस मासूम लड़की को हमारे पास छोड़ दें और अपने केस की भरपूर तफ्तीश करें। चुनांचे उन्होंने हमारी हदायत पर अमल किया, लेकिन आदमी बहुत ज़हीन है। वो हकीकतों तक पहुँचना चाहता है। हमने तो अभी अपने बयान में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगर हम अपनी इस तशवीश से उसे आगाह कर दें तो वो इस सानी से मारने वालों में से भी नहीं है। कुछ ना कुछ करके रहेगा। कर लीजिए आप काशीनाथ जी, अपना ये अरमान भी पूरा कर लीजिए। असल में हम तो मैदान में आकर जंग करने के कायल हैं, चोर रास्ते कभी नहीं अपनाते। अगर आप ये साबित करना चाहें कि कैरोलिन को हमने रास्ते से हटाया तो बड़ी अच्छी बात है। हर शख्स को पुलिस की मदद करनी चाहिए, ये तो कौमी फ़र्ज़ है। और फिर ये फ़र्ज़ हम लोगों पर ज़्यादा लागू होता है। क्या कहते हैं आप? वैसे गुजारिश करें आपसे। हाँ कहिए कहिए। सतरानी को आपने देखा है किस तरह वो हमसे आकर लिपट गई। हमें खुद भी हैरानी हुई कि ये बच्ची हमारे लिए दिल में ऐसा कोई जज्बा रखती है। सच कहें आपसे, हमारे लिए ये बच्ची ही है। कितनी ही सुंदर, कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और उनके प्यार का जवाब देना ज़रूरी होता है। ये आपके पास है और बकौल आपके। जैसा आपने कहा कि कैरोलिन ने उसे खुद आपकी तहवील में लेने के लिए कहा था, तो सतरानी आपके पास ही रहेगी 1-2 दिन के लिए। अगर हम उसे अपने साथ ले जाएं तो आपको एतराज़ तो नहीं होगा? एतराज़ तो है, लेकिन अगर सतरानी अपनी खुशी से आपके साथ जाना चाहे तो अब इतना अधिकार भी नहीं है हमें कि हम उसे उसकी खुशी से रोकें। क्यों सतरानी, क्या कहती हो तुम? मैं सत्याजीत कुमार जी के साथ जाऊंगी। सतरानी को न जाने क्या हो गया था, क्या सोच रही थी वो। हालांकि सत्याजीत कुमार उसे इतना ज़्यादा वास्ता नहीं रहा था इसका, लेकिन ये बात इसके इल्म में आ चुकी थी कि जब कुछ बूढ़े लोग इसे बेहोश करके ले गए थे तो सत्याजीत कुमार ने उसे उनसे छुड़वाया था। शायद ये तस्वर उसके दिल में हो या फिर कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि इस फुसरा लड़की के बारे में सही तरीके से किसी को कुछ नहीं मालूम था और कोई भी दावे से ये नहीं कह सकता था कि उसके दिल में क्या है। अलबत्ता काशीनाथ जी को ये बात बुरी लगी थी। उन्होंने पानी का गिलास उठाकर होंठों से लगाया और एक ही सांस में उसे खाली करके
फिर बोले ठीक है, सतरानी को 1-2 दिन के लिए आप सत्याजीत कुमार साहब के साथ चली जाइए। वैसे भी हम ज़रा कैरोलिन के सिलसिले में मसरूफ़ हैं। सत्याजीत जी, हमारी सतरानी का ख्याल रखिएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें महाराज। सत्याजीत का दिल खुशी से उछल रहा था। अगर डॉक्टर शिवराज का कहना गलत नहीं था तो इसका काम हो गया था। काशीनाथ ने सतरानी का जूठा पानी पी लिया था और इसका इजहार भी कुछ लम्हों के बाद हो गया था। दिल पर कुछ बोझ सा लग रहा है, बुरा मत मानिएगा। आराम करना चाहता हूँ, काशीनाथ ने कहा। चलते हैं हम लोग, आओ सतरानी, सत्याजीत ने कहा और फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ। काशीनाथ भी उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और सीना मसल रहा था वो। सत्याजीत अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। इसकी खुशियाँ अरूज पर थी। अगर डॉक्टर शिवराज की बातें दुरुस्त थीं तो काशीनाथ जी का काम तमाम हो गया था। उनकी कैफियत से उसका इजहार भी हो रहा था। रास्ते में उसने सतरानी की कैफियत का जायजा भी लिया और वो मतमीन नजर आ रही थी। चुनाचा उसने कहा, एक सवाल करूँ सतरानी? हमारा ज़्यादा साथ नहीं रहा, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने पहुंचा तो तुम मुझे बिल्कुल अपनों की तरह मिली। हाँ, बता सकती हो क्यों? बस मेरे मन ने कहा। और फिर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। काशीनाथ जी बड़े अजीब हैं। अब मुझे अपने साथ ले आए, मुझे अच्छा लगा। अगर काशीनाथ जी दोबारा तुम्हें अपने पास बुला ले तो? सत्याजीत ने कहा। सतरानी ने गर्दन घुमाकर माली खेज अंदाज में उसे देखा। बड़ा अजीब अंदाज था। सत्याजीत नर्वस हो गया। इसी बात सतरानी ने कहा, आपने इसकी गुंजाइश कहाँ छोड़ी है? मैंने आपको पानी का गिलास बदलते हुए देखा था। ये अल्फाज बम के धमाके से कम नहीं थे। सत्याजीत की सीटी गुम हो गई थी। उसे चक्कर आ गया। इसके बाद वो कुछ नहीं बोल सका था। बंसल सत्याजीत कुमार की नाक का बाल था। वैसे तो बहुत बड़े ओहदे पर फाइज था और बहुत से मामला संभाले थे, लेकिन उनके खुफिया अमूर में बंसल ही पेश पेश होता था। सतरानी को बड़े प्यार से अपने साथ अपने कोठी में लाए। एक सजा सजाया खूबसूरत बेडरूम उसे दिया। इसके बाद बंसल को तलब कर लिया। बंसल तो हर वक्त खिदमत में हाजिर रहता था। हालांकि काफ़ी वक्त हो गया था, लेकिन बंसल लम्हों में पहुंच गया। महाराज के चेहरे पर कुछ सोच के आसार नजर आ रहे हैं। ये तो तुम्हें मालूम ही है कि सतरानी यहाँ आ गई है। ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? बंसल आपसे था ही कितने फासले पर। बंसल काम हो गया है। मैं वो करना है जो बहुत बाद में होना चाहिए था, लेकिन हालात कुछ इस बरक रफ्तारी से पेश है कि मुझे ये करना पड़ा। असल में काशीनाथ वर्मा बहुत तेज़ी से दौड़ने की कोशिश कर रहा था और मैंने अपना काम दिखा दिया, लेकिन रास्ते में सतरानी ने एक ऐसा जुमला कह दिया जिसने मुझे लर्जा कर रख दिया है। सत्याजीत कुमार ने काशीनाथ के घर से लेकर यहाँ तक की पूरी दास्तान बंसल को सुना दी। बंसल मुँह खोल कर रह गया और फिर बोला, इससे 2 बातें पता चलती हैं महाराज। एक ये कि इस मोहनी सूरत वाली लड़की को आप बिल्कुल बेवकूफ़ न समझें। वो बहुत चालाक है। उसने आपको बता दिया कि उसे काशीनाथ वर्मा के घर रहना अच्छा नहीं लगा था, और जब आपने इसका जूठा पानी काशीनाथ वर्मा के सामने रखा तो इसे देखने के बावजूद किसी ऐसे रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया जिससे ये अंदाज़ा हो कि वो काशीनाथ वर्मा का जीवन चाहती थी। दूसरी बात यह कि इससे ये बात भी कन्फर्म हो गई कि उसके जूठे पानी के बारे में जो कुछ मशहूर है वो सच है, और वो जानती है कि जो इसका जूठा पानी पिएगा वो जीवन की बाजी हार जाएगा। यानी डॉक्टर शिवराज जी का कहना सच था। पर महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? मेरी राय है कि आप उसे यहीं इस घर में रखें, पर एक बात ये भी सोच लें कि सबको इसके विष से बचाना है। सत्याजीत कुमार सोच में डूब गए थे। फिर वो मुस्कुराकर बोले, यार, इसने जिस हद तक काम किया है वो तो बड़ा ही ऊंचा है। थोड़े दिनों की परेशानी बेशक होगी, दाव पेच खेलने पड़ेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस बड़े काम के लिए मैंने उसका इंतखाब किया है इसका 50% तो हो गया। काशीनाथ का रास्ते से हट जाना मामूली बात नहीं है। तुम सोच नहीं सकते कि मैं कितना टेंशन में हूँ। बस आगे की तफसीलात पता चल जाए, मुझे अपने बचाव के रास्ते भी अख्तियार करना होंगे, क्योंकि मैं वो आदमी हूँ जो आखिरी बार काशीनाथ वर्मा से मिला था। और बात यही नहीं, सतरानी के सिलसिले में कोई कहानी गढ़ना पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। अब तक जो मालूमात हासिल हुई हैं उनके तहत मुझे कोई अच्छी कहानी गढ़ना होगी। बंसल होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कौन किस अंदाज में सोचे और किस अंदाज में काम करे। दूसरे दिन के सारे अखबारात काशीनाथ वर्मा की मौत की खबर से भरे हुए थे और बड़े अजीब अजीब इंकशाफात किए गए थे कि काशीनाथ वर्मा जी अपने कमरे में मोम की तरह बहते हुए पाए गए। उनका पूरा बदन गल गया था और अंदाज़ा ये किया जा रहा था कि वो खाने में जहर खुरानी का शिकार हो गए। और सत्याजीत कुमार ने एक बड़े अखबार के दफ्तर को फ़ोन करके कहा कि मैं काशीनाथ वर्मा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उसके साथ ही उन्होंने अपने इन आदमियों को जो मंजरे आम पर रह कर उनके लिए काम करते थे फ़ौरन ही मसरूफ़ किया कि वो काशीनाथ वर्मा की मौत की मुकम्मल रिपोर्ट हासिल करके उन्हें पेश करें।
उन्होंने खसूसी तौर पर अपने दोस्त से मालूमात तलब करके इस सिलसिले में अपने दफ्तर पहुंचकर भागदौड़ शुरू कर दी और थोड़ी देर के बाद अखबारात के नुमाइंदे उनके पास पहुंच गए। सत्यजीत कुमार ने बड़े अंदाज में लोगों से कहा कि इलेक्शन का मज़ा ख़त्म हो गया। उनका तो जोड़ ही काशीनाथ वर्मा से पड़ा था और वो तवक्का कर रहे थे कि इलेक्शन का मज़ा उनके साथ मुकाबले में आएगा। अब तो इलेक्शन का मज़ा ही ख़त्म हो गया। उन्होंने मीडिया को बताया, पिछली रात उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया था। असल में सियासत अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह। उन्होंने मुझे पेशकश की कि अगर मैं इस हल्के से इलेक्शन ना लड़ूं तो मुझे अपने ज़ेरे असर एक दूसरे हल्के से इलेक्शन लड़ने का कहेंगे और इसमें मुझे कामयाब कराने की कोशिश करेंगे। अगर वो अपने इस हल्के से इलेक्शन जीत जाते तो जिस हल्के से मुझे इलेक्शन लड़ाना चाहते थे वो हल्का उनके साथ शामिल होता। बड़ी अच्छी बातचीत हुई मेरी इनसे। खाना खाने के बाद उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी और मैं सतरानी के साथ घर वापस आ गया था। सतरानी कौन है? सत्यजीत कुमार जी। अरे वो असल में वो मेरे एक दोस्त की बेटी है। मेरा एक दोस्त, जिसे मैं बचपन का दोस्त कह सकता हूँ, एक दही इलाके में रहता था और वो इस वक्त का दोस्त था जब हम देहात में दरख्तों पर चढ़कर केरियाँ तोड़कर खाते थे। बाद में दूसरे मामलात सामने आ गए, हम जुदा हो गए। सतरानी उसकी बेटी थी जिसे उसने अपने एक गहरे दोस्त बजरंगी के हवाले कर दिया। बजरंगी ने इस लड़की को माँ बाप बनकर पाला। हालांकि इसकी माँ मर चुकी थी। फिर बजरंगी उसे लेकर शहर आ गया। यहाँ कैरोलिन जी ने, जिनका मर्डर हो गया है, उसे मॉडलिंग में लिया, लेकिन सतरानी को मॉडलिंग पसंद नहीं आई और उसने इनकार कर दिया। काशीनाथ जी के भी कैरोलिन से ताल्लुकात थे और सतरानी उनके पास भी आती जाती रहती थी। कैरोलिन की मौत के बाद वो बददिल हो गई थी और काशीनाथ के पास ही थी। मुझसे भी सतरानी अपने पिता की तरह मोहब्बत करती है। रात को मैं खाने पर गया तो वो जिद करके मेरे साथ आके कहने लगी, 2-4 दिन मैं आपके साथ पास रहूँगी चाचा जी, और इसके बाद काशीनाथ के पास चली जाऊँगी। असल में बजरंगी जी भी कहीं गए हुए हैं, इसलिए सतरानी बददिल है। रात को जब मैं वहाँ से वापस आया तो काशीनाथ जी बिल्कुल ठीक थे। मेरे ख्वाब में भी नहीं था कि उन्हें ऐसा हादसा पेश आएगा। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि इनकी मौत की मुकम्मल तफ्तीश करवाई जाए। इनकी मौत से सियासत की दुनिया में जो गहरा खला पैदा हो गया वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। बड़ा मौसर बयान दिया था सत्यजीत कुमार ने। बहरहाल पुलिस अपना काम करने में मसरूफ थी। सत्यजीत सतरानी का जायजा ले रहा था वो किस मूड में है। इसे हैरत थी कि सतरानी आकर यहाँ बहुत ज़्यादा खुश थी। इस घर में एक हफ्ता और फिर दूसरा हफ्ता भी गुजर गया था। सत्यजीत कुमार ने सतरानी को ज़्यादा बाहर नहीं निकाला था। बहरहाल ऐसा खासा वक्त गुजर गया। काशीनाथ जी के बारे में कुछ दिन खबरें छपती नहीं। पता नहीं चल सका कि हर इनकी मौत किस तरह वाक़या हुई। हालांकि सत्यजीत कुमार को ये ख्याल भी था कि वो गिलास अभी मौजूद था जिसमें सतरानी का जूठा पानी मौजूद था। पुलिस ने जहर के बारे में तहकीक क्यों नहीं की, जबकि बात बड़े आदमी की थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई इंकशाफ नहीं हो सका। सतरानी बड़ी खुशी से सत्यजीत कुमार से बातें करती रहती थी। अक्सर सत्यजीत ने यह महसूस किया था कि जब भी सतरानी उसकी आंखों की तरफ देखती है, इनका जहन खो सा जाता है और यूँ लगता है जैसे उसकी आंखें उनके दिमाग में उतर कर कुछ तलाश कर रही हों। लेकिन उसने कभी किसी उकताहट का मुजाहरा नहीं किया था। अलबत्ता कभी कभी वो अफसरदा सी हो जाती थी। ये बजरंगी बाबा तो बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है, बार बार खो जाते हैं। अब मैं भी उनकी चिंता नहीं करूँगी, मिलेंगे तो बात नहीं करूँगी, मैं उन्हें तलाश कर रहा हूँ। सतरानी छोड़िए सत्यजीत कुमार जी, असल बात बताइए, अब मुझे क्या करना है। ये अल्फाज चौंका देने वाले थे। सत्यजीत ने कहा, मैं तुम्हारी तरफ से परेशान रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे एतमाद से यहाँ रहो, हर काम अपनी मर्जी से करो। आप अपना काम बताइए सत्यजीत कुमार जी। मेरा काम? हाँ, मुझसे जो चाहते हैं वो काम बताइए। अब तुम पूछ ही रही हो सतरानी, तो मैं एक नाम लेना चाहता हूँ। ये नाम है कर्णम देवासर। सतरानी हंस पड़ी। हाँ, ये नाम मेरे मन में है। तुम्हारे मन में ये नाम कहाँ से आया? आपके मन से चुराया है मैंने, सतरानी ने कहा। सत्यजीत को मार सकते में रह गया। काफ़ी देर तक वो सतरानी का चेहरा देखता रहा, फिर बोला, मेरे मन से तुमने कैसे चुराया? आप इन बातों को जाने दीजिए। आप एक गलती कर रहे हैं सत्यजीत कुमार जी। क्या? मुझे घर से बाहर निकालिए और बताइए कि मैं कर्णम देवासर तक कैसे पहुँच सकती हूँ। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए। मैं वो काम कर दिखाऊंगी जो आप चाहते हैं। सतरानी, तुम महान हो। अब जब तुमने इतनी बात कर ली है तो तुम्हें भगवान का वास्ता कि मुझे बता दो कि आखिर तुम क्या हो। आपको क्या लगता है सत्यजीत कुमार जी? नहीं, मुझे तो यूँ लगता है जैसे तुम हम सबसे ज़्यादा समझदार हो, हम सबसे ज़्यादा ज़हीन हो। तुम संसार का हर काम कर सकती हो। तुम वो नहीं हो जो नज़र आती हो। मैं क्या हूँ या क्या नहीं हूँ? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं खुद अपने बारे में नहीं जानती तो आप यकीन करेंगे? लेकिन
आप मुझे ये बताइए कि काम क्या है। 4 दिन, बस 4 दिन सतरानी, 4 दिन मुझे दे दो, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे कामों के बारे में बता दूंगा। सतरानी खामोश हो गई। सत्याजीत कुमार के वो स्थान खता हो जाते थे जब कभी वो सतरानी पर गौर करता। ये लड़की वाकई बेपनाह खतरनाक थी। उसने वो नाम लिया था जो हकीकत कभी उसके सामने नहीं लिया गया था, यानी करम दिवाकर। ये सत्याजीत कुमार का दूसरा टारगेट था जिसे वो सतरानी के जरिए संसार से छुटकारा दिलाना चाहते थे। सतरानी ने उसका नाम लिया था। अगर ये लड़की खतरनाक किसी तरह सत्याजीत कुमार के दुश्मन के हाथों तक पहुंच जाए तो इनका तो क्रियाक्रम हो सकता है। बहरहाल उन्होंने बंसल को मीटिंग में तलब कर लिया और ये तय किया जाने लगा कि सतरानी को करम देवासर तक कैसे पहुंचाया जाए। फैसला किया गया कि सतरानी को पहले किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाए और इसके बाद इसके चेहरे में तब्दीली पैदा की जाए, फिर इसे बिल्कुल अजनबी किरदार की तरह दिवासर तक पहुंचाया जाए और इसके लिए तैयारियां ज़रूरी थीं। चुनांचे इन तैयारियों का आगाज़ हो गया और ज़रूरत के लोगों का इंतखाब किया जाने लगा। सतरानी के अंदाज में कोई खास तब्दीली नहीं हुई थी। वो पुरस्कून थी और वो बजरंगी का नाम भी नहीं लेती थी। उधर सत्याजीत ने अपने हर खौफ को नज़रअंदाज करके काम शुरू कर दिया। एक खूबसूरत रिहाइश गाह का बंदोबस्त किया गया और उससे ज़बरदस्त तरीके से रास्ता कर दिया गया था। सतरानी को ये इमारत दिखाई गई थी। उसने उसे पसंद किया था। हम तुम्हारे चेहरे में तब्दीली पैदा करेंगे सतरानी, फिर तुम एक कलाम में करम दिवाकर से मिलोगी, इसको अपने प्रेम के जाल में फांसोगी और फिर किसी तरह चालाकी से अपना जूठा पानी पिला दोगी। इस बीच तुम इस इमारत में रहोगी। सत्याजीत ने गौर से सतरानी को देखते हुए कहा, आप मेरा चेहरा कैसे बदल देंगे? वो तुम देखोगी, तुम्हें एतराज़ तो नहीं? नहीं। फिर जब काम हो जाएगा तो तुम वापस यहाँ आ जाओगी, ठीक है? सतरानी ने इत्मीनान से कहा। सत्याजीत कुमार ने उसे गौर से देखते हुए कहा, एक बात बताऊं? बताओगी सतरानी? पूछिए, ये काम तुम खुशी से करोगी? हाँ। तुम मेरे पास खुश हो? हाँ। आकर ऐसी क्या बात है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया तुम्हारी खुशी के लिए। सतरानी सोच में डूब गई। मन की बात कर रही हूँ आपसे। संसार में होश संभालकर मैंने बजरंगी बाबा को अपने जैसे मनुष्य की शक्ल में देखा। बाकी सब पंख पखेरु होते थे जिनसे मैं मन की बातें करती थी। मुझे नहीं पता था कि संसार में हम दोनों के सिवा कोई और भी है। फिर बजरंगी बाबा ने मुझे इस संसार के बारे में बताया और मुझे लेकर चल पड़े। तब मैंने ये सब कुछ देखा, पर आज भी संसार के बहुत से काम मेरी समझ में नहीं आए। मैंने देखा है कि यहाँ बड़े अनोखे खेल खेले जाते हैं। मुझे ये अनोखे खेल अच्छे लगते हैं और जब किसी अनोखे खेल में मेरा सहारा लिया जाता है तो मैं समझती हूँ कि मैं भी इस संसार में कुछ हूँ। ये सब अच्छा लगता है। मैं इस संसार में सब कुछ सीख लेना चाहती हूँ। सत्याजीत हैरत से मुंह खोले ये बातें सुन रहा था। फिर इसने खुद को संभाल कर कहा, मेरे लिए तुम्हारे मन में कोई क्रोध है? नहीं। बजरंगी बाबा अपनी बहन की तलाश में है और न जाने कहाँ चले गए। उनके मन में अपनी बहन के लिए मुझसे ज़्यादा प्रेम है, वरना वो मुझे अपने साथ ले जाते। हसन शाह और कैरोलिन मुझसे अपने लिए काम लेना चाहते थे। जो कुछ मैं कर सकती थी वो मैंने उनके लिए किया। उन्होंने मुझे अच्छी तरह रखा। वो अपने किसी खेल में मारे गए तो काशीनाथ मुझे अपने साथ ले आए, मगर वो मुझे अच्छे नहीं लगे। उनकी आंखों में मेरे लिए बुराई थी, वो मुझे नहीं भाई। अगर आप मुझे अपने पास ना लाते तो मैं खुद वहाँ से चले जाती। सतरानी, तुमने मुझे पानी का गिलास बदलते देखा था? हाँ। क्या तुम इस बारे में किसी को बताओगी? मैंने किसी को ये बताया कि कैरोलिन और हसन शाह को भी आपने ही मरवाया है, सतरानी ने कहा। सत्याजीत कुमार को अपने दिल की धड़कनें बंद होती हुई महसूस हुई। सत्याजीत को यूं लग रहा था जैसे सतरानी उससे चूहे बिल्ली का खेल खेल रही हो। उसने उठकर कुछ कहना चाहा तो सतरानी ने उसे रोक दिया। नहीं कुमार जी, जो पूछ रहे हैं बता रही हूँ, और जो बता रही हूँ वो सच है। मेरे वजूद से इनकार न करें, ये मेरा सबसे बड़ा अपमान है। सत्याजीत ने मजबूती से होंठ बंद कर लिए। उसे यूं लग रहा था जैसे वो किसी हसीन और मासूम लड़की के सामने ना हो, बल्कि एक खौफनाक अफरियत उसके सामने हो। सारी जिंदगी सियासत की थी, अपने मुखालफों के साथ बड़े बड़े दाव पेच खेले थे, लेकिन इस पुरसरार लड़की ने उसके छक्के छुड़वा दिए थे। कुछ लम्हों के लिए सतरानी का चेहरा बदल गया था। इस पर एक अनोखी तमतमाहट आ गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका चेहरा मोतदल होता गया। वो मुस्कुराकर बोली, और कुछ पूछिए सत्याजीत कुमार।